संबंधित है, दोनों के मध्य अंतर संबंध है। और कुछ भूगोलवेत्ताओं का ये मानना है कि मानव अपने बौद्धिक विकास के कारण अपने पर्यावरण में बदलाव रखने की क्षमता रखता है। और दूसरी तरफ भूगोलवेत्ता थे, वो ये मानते थे कि जो मानव है वह पर्यावरण को अलग नहीं कर सकता है, वह पर्यावरण से किसी न किसी रूप में संबंधित रहता है। और इस तरह से जो मानव है वो पर्यावरण की परिस्थितियों के अंतर्गत ही अपने जीवन का निर्वाह करता है, या वह पर्यावरण से बाहर नहीं आ सकता, उसको इसके अंदर ही अपना जीवन चक्र चलाना है। तो इस तरह से दो तरह के कंसेप्ट डेवलप हो रही थी। एक तो अब जो पहली कंसेप्ट आई थी वो थी निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ये थी कि मानव पर पर्यावरण पूर्ण रूप से कंट्रोल रखता है, या पूर्ण रूप से जो मानव है वो अपने पर्यावरण से प्रभावित रहता है। अब ये जो सोच थी, इसके लिए जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने डिफरेंट तरह की परिभाषाएं दी हैं। जैसे सबसे पहले आपके पीटर हैगेट ने कहा था कि एनवायरमेंटलिज्म इज द व्यू दैट नेचुरल एनवायरमेंट प्लेज द मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग द बिहेवियर पैटर्न ऑफ मैन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थात पर्यावरणवाद के अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका रहती है। अर्थात पर्यावरण ने ही मनुष्य को बनाया है। पर्यावरण या जो आपका भौतिक स्वरूप है वो पूर्ण रूप से मानव को प्रभावित करता है, ये कहा था पीटर हैगेट ने। इसके बाद आपके ज्योग्राफर आए थे अरस्तु, एरिस्टोटल। उन्होंने कहा था कि जो यूरोप के ठंडे देश हैं वहां के जो निवासी होते हैं वह क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन उनके अंदर विचारों की और तकनीक कौशल जो होती है उसकी कमी होती है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो एशिया के लोग होते हैं वह विचारवान एवं कुशल होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते, यानी उनके अंदर उत्साह कार्य करने का कम रहता है। उसका मुख्य कारण क्या है, इन्होंने एक तरह से अगर हम देखें तो क्लाइमेट को या जलवायु को प्रमुखता दी है कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहां के लोगों में काम करने का उत्साह होता है, क्योंकि वहां की लाइफ कंडीशंस हार्ड होती हैं। और यही जो एशिया के लोग हैं उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श नहीं है, तो एज अ रिजल्ट उनमें काम करने का उत्साह तो कम होता है, लेकिन कौशल विकास उनका अधिक होता है। तो एक तरह से जो निश्चयवादी थे वो पर्यावरण के जो भौतिक स्वरूप है उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। तीसरे आपके जो ज्योग्राफर थे वो थे रेट्जल, जिनको कि हम फ्रेडरिक रेट्जल, इनको मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि हमारी बुद्धि संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती, उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जाती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं। मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों ना उठा ले, तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी, ये कहा था फ्रेडरिक रेट्जल ने। यानी ग्रोथ इन इंटेलिजेंस एंड कल्चर एज वी कॉल द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन में बेटर बी कंपेयर्ड with upward spout of a plant than with the unconfined flight of a bird. We remain ever bound to the earth only in the pure ether, but its feet must ever rest on the ground and dust must be returned to the dust. यानी हम अपनी तुलना जो है एक स्वच्छंद पक्षी के साथ नहीं कर सकते हैं। पक्षी से आपको पक्षी का पता है, वो तो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन मानव जो होता है वह अपनी मिट्टी से ही सदा जुड़ा रहता है। अर्थात
हमें अपनी तुलना एक पौधे से करनी चाहिए जो कि जिसकी जड़ें कहाँ रहती हैं, मिट्टी के अंदर। अर्थात हम जिस पर्यावरण में पैदा होते हैं हम उसी पर्यावरण में पलते बड़े होते हैं और अंतिम में वही मिट्टी में हम समा जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट फ्री ऑफ अ एनवायरमेंट, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। सॉरी, जिस एनवायरमेंट में हम बड़े हो रहे हैं, पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, हम अल्टीमेटली उसी मिट्टी में समा जाते हैं। इसके बाद आपके आए थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने भी जलवायु और मृदा यानी क्लाइमेट और सॉइल को माना था कि जो मानव का चरित्र होता है या जो मैन का कैरेक्टर है वो वहां की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करता है। इसके बाद आपके आए थे हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने कहा था यूरोपीय लोगों द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण यूरोप की कठोर व परिवर्तनशील जलवायु है, जिसके प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं जबकि एशिया के लोग आराम पसंद करते हैं। अगेन क्लाइमेट इज द मेन फैक्टर। वो ये कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं आज अगर उन्होंने दूसरे देशों पर राज किया है, चाहे वो डच थे, चाहे फ्रेंच थे, चाहे ब्रिटिशर्स थे, चाहे जर्मन्स थे, इस कम्युनिटी को, यूरोप के लोगों को उन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर कठोर माना है। दे आर हार्श पीपल, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श है। फिर वो परिश्रमी या मेहनती या लेबोरियस भी होते हैं क्योंकि उनको चीजें इजिली अवेलेबल नहीं है। यही अगर आप एशिया के लोगों को देखें, एशिया में जो मेन आपका ऑक्यूपेशन है दैट इज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि आपके यहाँ रिवर वैलीज हैं, आपके यहाँ नदियां बहुत हैं, आपके यहाँ मैदानी भाग बहुत है। तो मैदानी भाग के जो लोग होंगे वो कम परिश्रमी होंगे क्योंकि उनको पता है हम आसानी से कृषि करके अपना पेट पाल सकते हैं और वो परिश्रम करना भी नहीं चाहते हैं, वो आराम पसंद अधिक होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है या जो प्रकृति है वो मानव जीवन को काफी हद तक कंट्रोल या नियंत्रित करती है। इसके बाद एक पर्यावरणीय निश्चयवादी थे कार्ल रिटर, जो कि जर्मन थे, और इन्होंने कहा था कि प्रकृति द्वारा मानव पर डाले गए प्रभावों का विवरण अपनी पुस्तक इन्होंने यूरोप, इनका मानना था कि जो मानव है उसके ऊपर प्रकृति अपना प्रभाव डालती है और मानव उसी प्रभावशाली दशाओं के अंतर्गत अपने जीवन का निर्वाह करता है। फिर आए थे हम्बोल्ट। इन्होंने भी यही कहा था कि मानव पर वातावरण के प्रभावों को माना था और कहा था कि पर्यावरण शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, जैसे कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहां की जलवायु ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप समझ रहे होंगे, या मतलब भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, आप 0 डिग्री 50 से 0 डिग्री नॉर्थ साउथ में जो भूमध्य सागरीय रेखा एरिया है, वहां की जो लोग हैं वो आज भी अपने पर्यावरण पर ही निर्भर करते हैं। वह अपना जीवन वही क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपना गुजारा करते हैं। आपको पता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वहां से जो टोटल कैलोरीज हैं वो 4000 आपके खेतों में उत्पन्न करती कैलोरीज सौर्य ऊर्जा की आती हैं। यही अब हम थोड़े से कोणधारी वृक्षों वाले क्षेत्र में जाएं तो वो 2000 रह जाती है, और यही आप जहां कृषि कर रहे हैं, गेहूं और चावल बो रहे हैं, वहां 1100 से 1200 कैलोरीज ही कंज्यूम होती हैं। और जो सौर्य ऊर्जा आई है वो कहाँ जाएगी? वे आपके वातावरण में ही घूमती रहेगी और एज अ रिजल्ट आपके जो राइज इन टेम्परेचर्स होता है या जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें एक बहुत बड़ा कारण कृषि भी है। इसके बाद आए थे हैकल, जो भी जर्मन ज्योग्राफर थे। इन्होंने कहा था कि पर्यावरण तत्वों को महत्व प्रदान किया था और कहा था कि जो मानव पर्यावरण सह संबंध है उनमें जो आचारभूत व्यक्त किए थे वो पर्यावरण तत्वों को इंपॉर्टेंस इन्होंने
दी थी। और डेमोलिंस ने कहा था कि पर्यावरणीय शक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करते हुए समाज को पर्यावरण की उपज बताया था। इस तरह से हम यही देख रहे हैं कि जो निश्चयवाद वाले भूगोलवेत्ता हैं या जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रखते हैं, उन्होंने क्लाइमेट और सॉइल दो इंपॉर्टेंट प्राकृतिक तत्वों को माना है। फिर आपके आए थे फ्रेडरिक ली प्ले। ये सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कहा था किसी स्थान का वातावरण उस प्रदेश में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को निश्चित करता है और कार्य के द्वारा सामाजिक संगठन निश्चित किया जाता है। ये मैंने आपको भी बताया था, फर्स्ट जब अपनी क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि जहां कृषि योग्य भूमि है, नदियां हैं, वहां पे कृषि की जाएगी। जहां पर आपके खनिजों की उपलब्धता है वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा। अर्थात जहां पर जिस प्रकार का पर्यावरण द्वारा जो निश्चित हुआ है, जो वहां पर अवेलेबिलिटी है, उसी के आधार पर मानव का कार्य होता है। यानी कि जो मैन का ऑक्यूपेशन है या जो मानव की क्रियाएं हैं वो वहां के पर्यावरण पर ही निर्भर करती हैं। ऐसा किसने कहा था? फ्रेडरिक ली प्ले ने। और अंत में एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी एलन चर्चिल सैंपल। इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थात मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। मनुष्य कहां से उत्पन्न हुआ? पृथ्वी तल से उत्पन्न हुआ। दिस मीन्स नॉट मियरली दैट ही इज अ चाइल्ड ऑफ अर्थ, dust of her dust, but the earth has mothered him, fed him, set him tasks, directed his thoughts, confronted him with difficulties that have strengthened his body and sharpened his wits, given him his problems of irrigation and navigation, and the same time whispered hints for their solutions. She has entered into his bone and tissues, into his mind and soul. अर्थात मानव पृथ्वी का बच्चा है और उसके धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयां उपस्थित की हैं जिनसे उसके शरीर में बल मिलता है और बुद्धि की तीव्रता। बुद्धि ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी हैं और साथ ही साथ उसके कान में उन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। ये एलन सैंपल ने कहा था। अर्थात वो एलन सैंपल का कहने का मतलब ये था कि मानव जो है वह पृथ्वी की उपज है और मानव अपनी प्रकृति से विभिन्न नहीं है। पृथ्वी ने उसको सब कुछ दिया है, भौतिक दशाएं दी हैं, उसको जीव जंतु वनस्पति दी है और इन सब के आधार पर जो प्रकृति है उसने उसको बल दिया है, शक्ति दी है। आपको शायद इन्होंने ही आगे कहा था कि जो पहाड़ों पर रहने वाला मानव है या जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स दिए हैं या टांगे दिए, क्योंकि उनको ऊपर नीचे बार बार चढ़ना पड़ता है। और आप देखना पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होंगे वो ज्यादा टॉल भी नहीं होंगे, उनको गुठा हुआ या एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिया है। यही आपके नदियों के किनारे वाले जो लोग होंगे उनको बलिष्ठ भुजाएं दी हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स दिए, क्योंकि उनको नौका चलानी है। इस प्रकार से जो प्रकृति है उसने पर्यावरण के अनुसार मानव का निर्माण किया है। इसके साथ साथ उसने मानव को समस्याएं भी दी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि आपको कहीं पर पानी की, आप अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, राजस्थान का जो थार डेजर्ट था, एक समय में वहां पानी की बहुत अधिक कमी थी, लेकिन मानव ने अपनी सोच, अपनी बुद्धि से वहां पे इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण किया और आज वह एरिया हरा भरा हो चुका है।
तो मतलब प्रकृति जो है उसको समस्याएं देती है तो उनका सॉल्यूशन भी बताती है, उसकी समस्याओं का समाधान भी उसको धीरे से बता देती है कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। जहां पे नदियों में पानी अच्छा है वहां पे नेविगेशन होता है, वहां पर आपकी नौकाएं चलाई जाती हैं। जहां पानी की कमी है आप उन नदियों में से नहरें निकाल के आप कृषि करते हैं। तो यह सब समस्याएं जो मानव को दी प्रकृति ने, उसके साथ साथ उसने उनको हल भी दिए हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो जो इसमें रहते हैं पहाड़, वो मैंने आपको बताया पहाड़ों पे रहने वाले लोग स्ट्रांग हैं, और जो आपके लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण जो आपके डेजर्ट एरियाज हैं उनका जीवन बहुत सादगी पूर्ण होता है। और हमारी जो बेसिक 3 नीड्स हैं, भोजन, वस्त्र और मकान, इन सब के ऊपर प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण रहता है। हमें ये पता है कि जैसे कि जो मानव है वह अपने वातावरण के अनुसार ही भोजन करता है। आपके जो गर्म प्रदेश है वहां के लोग ठंडी चीजों का उत्पादन, ठंडा भोजन करेंगे, ठंडी चीजों का उपयोग करेंगे। यही अगर आपके गर्म क्षेत्रों उल्टा बोल गई बेटा मैं, गर्म क्षेत्रों वाले जो लोग हैं उनको ठंडी चीजों की आवश्यकता है, और जो गर्म प्रदेश है वहां पर ठंडी चीजों की आवश्यकता, गर्म चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आप ये तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में लोग बिना गर्म कपड़े पहने नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रकृति है, पर्यावरण है या वातावरण है, उसका पूर्ण रूप से मानव पर नियंत्रण रहता है। ये हमारी निश्चयवादी संकल्पना थी। अब इसके आगे अगर हम देखें, हम या आज के परिवेश में निश्चयवाद की बात करें तो यह पॉसिबल नहीं है। आज के समय में बहुत बदलाव आ गया है। पहले का जो मानव था वह पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुसार जी सकता था, क्योंकि उसकी जो डिमांड्स थी वह बहुत सीमित थी। लेकिन आज जो मानव है, जिस हिसाब से वो आपके खनिजों का दोहन कर रहा है, उसकी जो लग्जूरियस लाइफ आ गई है, जबकि वो बहुत आरामदेह जिंदगी जीना चाहता है, तो ये निश्चयवाद के समय में पॉसिबल नहीं था। तब हम पूर्ण रूप से एक वातावरण से जुड़े हुए थे, हम उसके अनुसार अपना निर्वाह करते थे। तो हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि जो वातावरण या निश्चयवादी या डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी वह कुछ हद तक सही थी। लेकिन आज के परिवेश में जो ये आपके मॉडर्न टाइम्स है, जब आप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, उस टाइम पे ये कहना सही नहीं है कि हमें वातावरण ही कंट्रोल करता है। आज आपने बहुत बदलाव ले आए हैं, आज मिट्टी और क्लाइमेट पे आप डिपेंडेंट नहीं है। इसको अब हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी, अब उसके बारे में नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू।